हेलो बच्चों, मैं निशा सालवी राजस्थान सरकार एवं वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं और इसका टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जीव जगत। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना भी देने जा रही हूँ। और ये महत्वपूर्ण सूचना क्या है? ये सूचना है कि इस वर्ष हमारे राजस्थान सरकार ने RBSC के साथ साथ NCERT का सिलेबस भी लागू किया है और इसी NCERT के सिलेबस के अंतर्गत हमें क्या पढ़ने हैं? ये 22 चैप्टर पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का नाम है जीव जगत लिविंग वर्ल्ड। अब हमारे जो लिविंग वर्ल्ड के बारे में हम पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे कि जिसके जगत के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसके वर्ल्ड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, आखिरकार वो जीव होते क्या हैं, है ना। तो जीव क्या है? जिसमें वृद्धि जनन की क्षमता हो तथा उनका जो शरीर है वो कोशिकाओं का बना हुआ हो, है ना। तो मैंने क्या बोला कि जीव क्या हो गए? जिनमें वृद्धि हो, वृद्धि यानी कि ग्रोथ कर सके, है ना। कुछ लंबाई में भी हो सकती है, चौड़ाई में भी हो सकती है, भार में भी हो सकती है। वृद्धि को हम इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं ना। अब हमने बोला कि ये जनन की क्षमता रखते हो। जनन की क्षमता क्यों? क्योंकि संतति बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, हाँ है ना। और तीसरी बात क्या है कि इनका जो शरीर है वो कोशिकाओं का बना हो, सेल्स का बना हुआ हो। सेल्स क्या है? कोशिका हमारे शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, हाँ या ना। किसी भी, मान लीजिए कि एक सेल हमने ली, है ना, और उस सेल का कार्य हम देखेंगे, उसका हम फंक्शन देखेंगे, किस तरीके से वो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, और उसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि आखिरकार उस सेल का स्ट्रक्चर क्या है, हाँ या ना। तो हमने देखा कि जो शरीर है वो कोशिकाओं का बना हुआ है और इसी आधार पर जो कोशिकाएं हैं और या फिर हम कहें जो जीव हैं वो कैसे हो सकते हैं? अकोशिकीय, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। बच्चों, आपके बुक में लिखा हुआ है अकोशिकीय एवं बहुकोशिकीय। तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि जो अकोशिकीय है वो ही एक कोशिकीय है, नहीं। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है एक कोशिकीय, यानी कि जिसमें कोशिकाओं की संख्या कितनी होगी? एक। वापस रिपीट कर रही हूं मैं आपके सामने कि जब हम एक कोशिकीय बोलेंगे या फिर हम यूनिसेल्युलर बोलेंगे, है ना, यूनिसेल्युलर या फिर एक कोशिकीय हम बोलेंगे तो वहां हम बात कर रहे हैं एक कोशिकीय की, यानी कि एक कोशिका वाला जीव। अब इसका उदाहरण हम देखेंगे तो इसका उदाहरण है हमारा अमीबा। एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम हो सकता है। लेकिन यदि हम अकोशिकीय बोल रहे हैं बच्चों, देखो अकोशिकीय, आपको समझ में आ रहा है मैं जो साउंड बोल रही हूँ, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ बार बार? अकोशिकीय, दैट मीन्स जिनमें कोशिकाओं का अभाव होगा, हाँ या ना, समझ में आया ना। हम बोल रहे हैं यदि किसी जीव को हम अकोशिकीय बोल रहे हैं तो वहां पर तो सेल्स ही नहीं है ना। तो ऐसा कौन सा जीव हम बोल सकते हैं? वायरस हम बोल सकते हैं। तो वायरस का जो बॉडी होता है वो असेल्युलर होता है, कोशिकाएं उसमें नहीं पाई जाती है, उसमें सिर्फ जीनोमिक मटेरियल या फिर प्रोटीन के तत्व पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय यानी कि बहु, है ना। देखो, हर जो विज्ञान की जब भी हम बात करेंगे, साइंस की हम जब भी बात करेंगे, उसके अंदर जो भी शब्दावली आ रही है, टर्मिनोलॉजी जो आ रही है, उसका अपना एक मीनिंग है, उसकी अपनी एक परिभाषा है। क्यों? क्योंकि शब्दों का जो समूह होता है ना बच्चों, उसमें ही उसका जो नाम और उसका काम छुपा हुआ होता है, यदि आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो मैंने क्या कहा? देखो, एक कोशिका में बात करी थी तो एक कोशिकीय, अकोशिकीय बात करी थी तो हमने बोला अभाव है कोशिकाओं का, है ना। और जब हमने बोला बहु कोशिकाएं हैं तो यानी कि यहाँ पर जो कोशिकाएं होगी वो बहुत सारी मात्रा में होगी। तो इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो जंतु हो सकते हैं, पादप हो सकते हैं, और हम मनुष्य भी इसी श्रेणी में आते हैं। तो समझ में आया? जीव क्या है? जो वृद्धि करे, जो जनन क्रिया करने में सक्षम हो और कोशिकाओं के बने हुए हो। अब हम देखते हैं इसके अभिलाक्षित गुण।
यानी कि जो जीव है आखिरकार वो सजीवों की श्रेणी में क्यों रखे जाते हैं, ऐसा क्या उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है या ऐसे क्या लक्षण पाए जाते हैं जिनकी वजह से हम इनको सजीव कह रहे हैं, जीव कह रहे हैं। तो बच्चों देखो, एक होता है हम बात करते हैं गुणों की, है ना, एक हम बात करते हैं सिर्फ गुण की, और एक हम बात करते हैं अभिलाक्षिक, है ना, अभिलाक्षिक गुणों की। तो ये इनमें क्या डिफरेंस है? गुण यानी कि हम बोलते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन यदि हम जब किसी स्पेशल कैरेक्टर की बात करें या किसी विशिष्ट गुण की बात करें तो वो उनके अभिलाक्षिक गुणों के अंतर्गत आते हैं, जो कि उनको उस समूह से अलग दिखाते हैं। जैसे आप बोलते हो ना कि जैसे राम और श्याम दो भाई हैं, है ना, तो राम और श्याम है, राम बहुत अच्छा दौड़ता है और श्याम क्या करता है, श्याम जो है उसका माइंड बहुत शार्प है। तो आप राम और श्याम को इंडिकेट कर रहे हो अलग अलग क्वालिटी की वजह से, उनके विशिष्ट गुणों की वजह से, कि जो राम है उसमें जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी रनिंग करने की है, जबकि जो श्याम है उसका माइंड बहुत शार्प है। आपने क्या करा, उसकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी देखी, उसका एक विशिष्ट जो लक्षण देखा, कैरेक्टर देखा, उसके हिसाब से आपने किया। तो इसी तरीके से हम सजीवों को निर्जीवों से अलग क्यों रखते हैं, इनमें विशिष्ट गुण पाए जाते हैं इसी कारण से। तो हम आज जो अध्ययन कर रहे हैं वो इन्हीं लक्षणों पे कर रहे हैं। हमने देखा सभी जीव वृद्धि करते हैं। पहला गुण क्या हुआ, पहला मतलब इसका अभिलाक्षिक गुण क्या हुआ कि जो सभी जीव हैं वो वृद्धि करते हैं। अब हमें ये भी पता लगाना है कि ये अभिलाक्षिक है या नहीं है। जब हम यहाँ पर जीवों के, है ना, जीवों के संदर्भ के बारे में बात करेंगे या संदर्भ में बात करेंगे तो हमें क्या देखना है कि ऐसा गुण जो कि निर्जीवों में नहीं पाया जाएगा वही उसका अभिलाक्षिक गुण होगा। क्लियर है कहानी? वापस दोहरा रही हूँ कि जब हम गुणों की बात कर रहे हैं वो भी विशिष्ट गुणों की, तब बात करेंगे जब वो निर्जीवों में नहीं पाया जाएगा। अब निर्जीवों में नहीं पाया जाएगा तभी तो वो सजीव होंगे, हाँ है ना, तो वो चीज हमें देखनी है। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी बच्चों, जीवों के भार, क्या बोला मैंने, जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, यानी कि कोई भी जीव है उसकी संख्या में वृद्धि हो रही है, 1 2 3 4 5, है ना, या फिर उसके भार में वृद्धि हो रही है, 1 किलो 2 किलो इतना ग्राम, है ना। तो हमने क्या बोला, वृद्धि को हमने दो तरीके से इंडिकेट किया है, प्रदर्शित किया है, एक तो भार की वजह से और एक उसकी हम बोल रहे हैं संख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब जो बहुकोशिकी है, जो मल्टी सेल्यूलर है, उनमें क्या हो रहा है, सेल डिवीजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है। तो एक कोशिका से दो कोशिका, दो कोशिका से तीन कोशिका, तीन कोशिका से चार कोशिका, भाई सेल डिवाइड हो रही है ना, और सेल ग्रोथ भी कर रही है। हम बोलते हैं ना सेल का डेवलपमेंट हो रहा है, सेल डिवाइड हो रही है, दैट मीन्स वो अपनी संख्या में वृद्धि कर रही है, वो अपने भार में वृद्धि कर रही है, हाँ या ना। लेकिन अब हमारे पास एक अपवाद भी होगा, वो देखेंगे अपन। जो पादप है, यहाँ पर क्या होता है कि जो जीव होते हैं ना बच्चों, जैसे जंतु है या फिर जो मानव संरचना है, उसमें क्या होता है कि एक निश्चित समय तक ही वृद्धि होती है। क्या होती है, एक निश्चित समय तक। देखा जैसे कि अब आप ये नहीं कह रहे ना कि जैसे जब हमारी प्यूबर्टी आ जाती है ना, उसके बाद हम लोग जो है हाइट नहीं बढ़ा पाते हैं, तो यानी एक सीमा वृद्धि हो गई ना, एक सीमित समय हो गया। इसी के साथ में जैसे हम कहें कि जो हमारा मनुष्य का मस्तिष्क है वो भी 15 साल की आयु तक ही जो है विकसित होता है, उसके बाद में वो जितना आप कार्य करोगे उसी के हिसाब से कार्य करेगा। आया समझ में? तो यानी कि हम जो यहाँ कहना चाहते हैं वो क्या कहना चाहते हैं कि इसकी एक निश्चित अवधि होती है वृद्धि की। लेकिन जब हम पादपों की वृद्धि के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर जो वृद्धि है वो लाइफ टाइम तक बढ़ती जाएगी, जब तक कि ये मर नहीं जाते। तो आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं कि ऐसा क्यों होता है, इंटरेस्टेड हो? तो यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है बच्चों, जो पादप होते हैं उनमें एक टिश्यू पाया जाता है मैस्मेटिक टिश्यू, है ना। मैस्मेटिक टिश्यू क्या होता है, ये तने के भी मतलब एकदम टिप पे प्रेजेंट होता है, और जो रूट होती है उसके भी टिप पे प्रेजेंट होता है। इसी वजह से जो रूटिंग होती रहती है, जड़े का फैलाव होने लगता है, या फिर जो तना है वो भी एकदम शाखित होता रहता है जब तक कि वो पौधा या पेड़ जीवित है।
यही रीजन है कि हमारी जो बॉडी है या हमारी जो मतलब वृद्धि है वो एक सीमित आयु तक रहती है, जबकि पौधों में वो जीवन पर्यंत तक चलती रही। तो आया ना समझ में, और मजा भी आया नई चीजें जानते हुए। अब हम देखेंगे इसमें अपवाद है। अपवाद क्या है? अपवाद हम बात कर रहे हैं निर्जीवों के सेंस में। क्यों? देखो जैसे अब आप देखेंगे पर्वत है, पर्वत बढ़ता रहता है ना, पर्वत घटता रहता है, तो यानी कि उसकी ग्रोथ में तो डिफरेंस आ रहा है ना। पर अब ऐसा क्यों हो रहा है? या मैं ऐसे बोलूं कि ये एक पत्थर है और इसका जो भार है वो है 1 ग्राम, है ना। अब दूसरा मैंने एक और 1 ग्राम का पत्थर लिया, फिर तीसरा भार लिया, और ऐसे करके मैंने एक पर्वत की तरह एक स्ट्रक्चर बना दिया। तो अब इसका मान लीजिए मैंने 10 पत्थर लिए 1-1 ग्राम के, तो 10 ग्राम इसका वेट बढ़ गया, यानी कि इसमें वृद्धि हुई। हाँ, इसके भार में वृद्धि हुई। तो क्या ये सजीव है? नहीं, ये सजीव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जनन क्षमता नहीं कर सकता। तो अब क्या बोला हमने कि वृद्धि में ये नहीं कह रही कि सजीवों का अभिलाक्षिक गुण है या विशिष्ट गुण है, क्योंकि तो निर्जीवों में भी पाया जा रहा है। लेकिन क्या निर्जीव जनन क्षमता कर सकते हैं, जनन क्रिया कर सकते हैं? नहीं ना। तो अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे, वो है हमारा जनन। तो अब हम देख रहे हैं सजीवों का विशिष्ट लक्षण जो है जनन। जनन क्रिया वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या होती है। देखो बच्चों, जो लाइन यदि हम कुछ बोल रहे हैं तो उसका कोई ना कोई उससे कोरिलेशन है, कोई ना कोई संबंध है। क्या संबंध है? हमने बोला कि वृद्धि का जो संदर्भ है वो किसकी व्याख्या कर रहा है? जनन की व्याख्या कर रहा है। जनन की व्याख्या वो क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने वृद्धि को जब इंडिकेट किया था वो कैसे किया था? उसकी संख्या में वृद्धि के साथ किया था। हाँ है ना। संख्या में वृद्धि कैसे होगी? जब वो अपनी संतति उत्पन्न करेंगे या वो डिवाइड होंगे अपनी एक संख्या से 2 संख्या में, है ना। जो हम कहेंगे कि जो एक कोशिकी है, बहुकोशिकी है, उनमें भी डिवीजन होता है बच्चों। ऐसा नहीं कि वो डिवीजन नहीं कर पाते या जनन क्रिया नहीं कर पाते, जनन क्रिया करते हैं लेकिन असेक्सुअली करते हैं। और जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, वो करते हैं लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो हमने बोला जो बहुकोशिकीय जीवों में जो जनन का अर्थ है, मतलब हम बहुकोशिकीय जीवों में जनन का संदर्भ देखें तो ये संदर्भ क्या होगा? उनका संतति उत्पन्न करना यानी कि प्रोडक्शन करना, या फिर हम कहें कि हम एक जायगोट बना रहे हैं, है ना। फिर हम बोले इसको हम जो कह रहे हैं वो लैंगिक जनन कह रहे हैं, संतति का उत्पन्न होना। अब बच्चों जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो हमेशा हम लोग गलती करते हैं कि जो लैंगिक जनन है ना, जो लैंगिक जनन है और अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन। अब ये जो लैंगिक और अलैंगिक जनन है, बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या है कि जो लैंगिक जनन है वहां पर नर एवं मादा, ठीक है, नर व मादा की जरूरत होती है जो कि युग्मक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मक बनाते हैं। नर युग्मक, मादा युग्मक, और ये युग्मक क्या करते हैं? निषेचन की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? निषेचन की क्रिया करते हैं और युग्मनज बनाते हैं। ये हम बात कर रहे हैं लैंगिक जनन की। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी लैंगिक अलैंगिक, क्योंकि देखो दोनों में क्या हो रहा है? वृद्धि तो हो रही है, संख्या में वृद्धि हो रही है, लेकिन अलैंगिक और लैंगिक क्या है? लैंगिक जनन में हमें नर की भी आवश्यकता होती है और मादा की भी आवश्यकता होती है। दोनों युग्मक बनाते हैं और फिर निषेचन की क्रिया के बाद में युग्मनज का निर्माण करते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे अलैंगिक जनन की, तो अलैंगिक जनन में या तो नर होगा या फिर मादा होगी। ठीक है, आया समझ में? और ये भी क्या करेंगे? अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे। तो हमने कभी बोला जो बहुकोशिकीय जीव है वहां पर संतति उत्पन्न करना उनका एक लक्षण है। अब लैंगिक जनन क्या है? यूकैरियोट्स में पाई जाती है, बेसिकली मैमल्स में पाई जाती है। और अलैंगिक जनन, अब हम देखेंगे कि अलैंगिक जनन जो है उनकी क्रियाएं क्या क्या होती है या कौन सी क्रिया विधि के द्वारा वो अलैंगिक जनन कर पाते हैं। तो अलैंगिक जनन की जो क्रियाएं है वो है फंगस में पाई जाती है मुकुलन विधि, हम कहें बर्डिंग। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि जो फंगस है, जो कवक होता है,
कवक में अलैंगिक जनन की कौन सी क्रिया विधि पाई जाती है? तो आप क्या कहेंगे कि जो कवक है उसमें मुकुलन पाया जाता है, बर्डिंग पाई जाती है। देखो नीचे एक डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर एक कवक है, इसके अंदर फिर ये देखो, ये जो वो है ना स्ट्रक्चर, ये किसका है? बर्ड का। यहाँ पर इसने एक बर्ड बना ली, मुकुलन बना लिया, जिसको हम मुकुल बोलते हैं। ये मुकुल धीरे धीरे बढ़ता जाता है और ये देखो उसने अपनी संख्या में वृद्धि कर ली। तो आया समझ में कि किस तरीके से फंगस ने मुकुलन विधि के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि कर ली। अब हम नेक्स्ट चलते हैं प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में बच्चों क्या होता है? रीजनरेशन होता है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि जीवों में सबसे ऐसा कौन सा जीव है जो सबसे ज्यादा रीजनरेशन कर सकता है, ये है पुनर्जनन कर सकता है, तो आप बोलेंगे कि प्लेनेरिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो सबसे ज्यादा रीजनरेट करता है। देखो बच्चों, जो प्लेनेरिया होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ठीक है ना? प्लेनेरिया का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। मान लीजिए मैंने इसके 3 भाग कर दिए, 1 2 3। अब क्या होगा कि ये जो अपना इसका जो ब्रेन है, इससे भी ये पूरा अपना एक शरीर बना लेगा। देखो कितनी बड़ी बात है कि अपना एक छोटे से भाग से इसने क्या कर लिया? पूरे शरीर का निर्माण कर लिया। तो प्लेनेरिया में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? पुनर्जनन की क्रिया विधि पाई जाती है, जिससे कि वो अपनी संख्या में वृद्धि कर सकता है। इसी के साथ में और एक और एग्जाम्पल आपको याद करने के लिए बताऊं, जो छिपकली होती है, आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, पूंछ कटी हुई होती है। 2-4 दिन बाद आप देखते हो, अरे मम्मा इसकी तो पूंछ आ गई, इसकी तो टेल आ गई। तो क्या होता है कि उसकी जो पूंछ होती है वो रीजनरेट हो जाती है, पुनर्जनन उसमें पाया जाता है। ऐसे मत करना कहीं भाई छिपकली को पकड़ो और उसकी पूंछ काटने बैठ जाओ और देखो कि इसमें पूंछ आ रही है कि नहीं, ऐसी गलती मत करना, ठीक है? तो आया समझ में पुनर्जनन क्या होता है? अब फ्रेगमेंटेशन, ये भी एक अलैंगिक जनन की विधि है। फ्रेगमेंटेशन जैसा कि नाम है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे भागों में विभाजित कर रहे हैं, फ्रेगमेंट कर रहे हैं, विखंडित कर रहे हैं। और ये किस में पाया जाता है? एल्गी में पाया जाता है, मॉस में पाया जाता है। ये देखो आप एक डायग्राम देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ पर ये पूरी क्या थी? संरचना थी, और ये एल्गी की संरचना में हमने क्या किया? फ्रेगमेंटेशन किया और एक नई सेल्स बना ली। आया? अब हम देखेंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो पाया जाता है बच्चों, वो पाया जाता है बाइनरी फिजन, यानी कि द्विविभाजन। ये क्या होता है? मान लीजिए कि ये बैक्टीरिया है ना? इस बैक्टीरिया में क्या करेंगे? हम विभाजन करेंगे और यहाँ पर क्या होता है? ये कोशिका इस तरीके से विभाजित होती है, यहाँ पर ऐसे खांच बनने लग जाती है ना? ये खांच करके अब देखो एक सेल ये हो गई और एक सेल ये हो गई। जैसा कि डायग्राम में हमने बताया, ये बैक्टीरिया है, इसमें क्या हुआ? धीरे धीरे बाइनरी फिजन होने लगा, द्विविभाजन होने लगा। द्विविभाजन की वजह से खांच बन गई और 2 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। तो इस तरीके से अलैंगिक जनन में क्या हुआ? कोशिकाओं का निर्माण हुआ। हमने मुकुलन विधि देखी, हमने पुनर्जनन देखा, हमने द्विविभाजन देखा, इसी के साथ में हमने फ्रेगमेंटेशन देखा। देखो बच्चों, हम कोई भी चीज पढ़े, मैं तो कहती हूँ एक लाइन भी पढ़ रहे हो ना, तो आप उसके अंदर देखो कि वो लाइन क्यों बोली जा रही है ना? और यदि आप कोई प्रोसेस पढ़ रहे हो तो उसके एग्जाम्पल जरूर देखो कि आखिरकार वो प्रोसेस कौन सा जीव जो है फॉलो कर रहा है ना? तो हमने प्लेनेरिया देखा, ये रीजनरेशन फॉलो कर रहा है। हमने बैक्टीरिया देखा, ये बाइनरी फिजन फॉलो कर रहा है। हमने देखा कवक जो है वो मुकुलन की विधि के द्वारा अलैंगिक जनन कर रहा है। आया समझ में? एग्जाम्पल से याद करो, डायग्राम से याद करो, तो चीजें आप कभी भी नहीं भूलोगे, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है? नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। उपापचय तथा सभी जीव रसायनों से बने हुए होते हैं। देखो, जो उपापचय क्रिया होती है वो निर्जीवों में कभी भी नहीं पाई जाती है, ठीक है? तो ये इसका विशिष्ट लक्षण हो गया, है ना? मेटाबॉलिज्म की क्रिया, आपको पता है हम श्वास ले सकते हैं, है ना? ऐसा नहीं, पादप भी श्वसन क्रिया करते हैं, लेकिन वो हमसे जस्ट अपोजिट करते हैं, है ना? जो जंतु है वो भी सजीवों में आते हैं, वो भी ये करते हैं, जैविक क्रियाएं करते हैं, उपापचय क्रियाएं करते हैं। तो आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं। उपापचय तथा सभी सजीव रसायनों के बने होते हैं, और सभी जो सजीव हैं वो रसायनों के बने होते हैं। मॉलिक्यूल्स उसमें पाया जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर एक्टिविटी करनी होती है। डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन होता है या ना? ठीक है। तो रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्ग या माप या क्रिया आदि के होते हैं, जो कि रेगुलर
प्रोसेस करते रहते हैं और हमारी बॉडी में क्या होता है, एक संरचना का निर्माण करते हैं, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी करते हैं। ये क्या होता है कि रासायनिक या उपापचयी क्रिया कहलाती है। सभी सजीवों में उपापचयी क्रियाएं होती है, निर्जीवों में जो है उपापचयी क्रिया नहीं होती है। तो अब हम जानेंगे एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट। क्या फैक्ट होगा? देखो बच्चों, जब आप एक्सरसाइज करते हो या फिर आप बहुत ज्यादा दौड़ लगाते हो तो उसके बाद में आप क्या करते हो, थकावट फील करते हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि देखो, कोई भी कार्य आप करोगे, जैसे मैं अभी लिख रही हूँ, बोल रही हूँ, तो क्या होगा कि मुझे एनर्जी तो चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कब मिलेगी हमको? जब हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलाइसिस होगा, है ना। ग्लूकोज से हम क्या करते हैं, एनर्जी बनाते, पढ़ा है ना आपने। जैसे ये हम बोलते हैं कि 6O2 लिया, फिर हमने बोला कि हमने ये ग्लूकोज लिया और फिर इसकी वजह से हमारे पास ATP आया ना, और CO2 बना जो रिलीज होता है। ऐसी क्रिया याद आ रही है? तो ये क्रिया जो हो रही है बच्चों, यहाँ पर अपन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बना रहे हैं, हमारे लिए एनर्जी बना रहे हैं। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हो तो थक जाते हो, तब ऐसा क्या आता है, ये जो हमने एनर्जी बनाई वो हमने यूज कर ली। अब क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी एनर्जी नहीं बना पा रही है। क्यों नहीं बना पा रही है? क्योंकि एनारोबिक कंडीशन आ गई, यानी कि ऑक्सीजन के अभाव में अब जो मॉलिक्यूल है वो एनर्जी बना रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में बना रहे हैं। और यही रीजन है कि हम बहुत जल्दी थक जाते हैं आफ्टर एक्सरसाइजिंग। आया ना मजा? इंटरेस्टिंग था। अब हम देखेंगे कि जो सभी जीवों में सबसे जटिल अभिलाक्षिक गुण जो है वो क्या है, आसपास पर्यावरण और उद्दीपनों के अंतर्गत अपनी क्रियाओं को बदलना। ऐसा क्यों बोला? जैसे कि हमारे पास संवेदन अंग है, नोज है, आईज है, ईयर है, टंग है ना, और हमारे स्किन है। ये क्या करती है, संवेदनशील अंग होते हैं ना, ये हमारे सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं जो कि सेंस को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमें, जैसे मैंने चिमटी भरी तो मुझे दर्द हुआ, है ना, मैंने बाइट किया या मैंने नोचा तो हमें दर्द हुआ, या किसी ने स्लैप मारा, या फिर मेरे को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, मैं धूप में खड़ी हूँ, या बारिश आ रही है, या बाहर ठंडा मौसम है तो मुझे ठंड लग रही है। तो ये क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में जो संवेदन अंग है वो संवेदनशील होते हैं वातावरण के प्रति, और हमें, हमारे ब्रेन को ये मैसेज करते हैं कि ऐसा वातावरण है। अब आप अपनी बॉडी को क्या करते जाओ, बदलते जाओ इस वातावरण के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब क्या होगा कि जो मनुष्य है अपने संवेदन अंगों के द्वारा पर्यावरण से अवगत होता है। जैसा कि मैंने बताया, प्रकाश हुआ, पानी हुआ, ताप हुआ, अन्य जीव हुआ, या कोई भी जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, पॉल्यूशन जो क्रिएट करते हैं, उनकी वजह से जो भी हमारी बॉडी में रिएक्शंस आएंगी वो इन्हीं सेंस ऑर्गन की वजह से आती है। तो ये भी हमारा विशेष लक्षण हो गया। क्या पहाड़ को गर्मी सर्दी लगेगी? नहीं लगेगी ना, तो वो क्या हो गए, निर्जीव हो गए। अब हम देख रहे हैं विविधता। विविधता का क्या मतलब है बच्चों? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप डाइवर्सिटी बताइए या विविधता को बताइए। तो विविधता का मतलब होता है जीव जंतु पादपों एवं वातावरण में विभिन्नता जैव विविधता कहलाती है। यानी कि आप क्या कह रहे हो कि जीव जंतु, पादप, वातावरण, यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि आपको बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पर जो अपनी इंडिया में है, ठीक है, यानी कि हम बोलेंगे जो नॉर्थ पोल पे रहने वाले बियर हैं, ठीक है, भालू हैं, वो आप देखोगे काले हैं, भूरे, मतलब उनपे बाल हैं। लेकिन जब आप साउथ पोल पे जाएंगे जहाँ बर्फ वाला है या आर्कटिक प्लेस पे जाएंगे तो वहां पर जो भालू होंगे वो कैसे होंगे, बिल्कुल वाइट होंगे, बहुत मोटे होंगे, और उनपे जो बाल होंगे वो भी बहुत ज्यादा संख्या में होंगे और सफेद होंगे। ऐसा क्यों? सफेद इसलिए होंगे क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र होगा तो वहां पे बर्फ होगी, तो वो अपने बचने के लिए व्हाइट कलर के होते हैं ताकि किसी को दिखे नहीं और कोई इजीली उनको मार ना पाए। और मोटे इसलिए होते हैं क्योंकि जितना कोलेस्ट्रॉल उनमें होगा वो उतना ही सर्दी से बचेंगे। कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, मोटे नहीं होंगे, फैट नहीं होगा, तो वो बहुत जल्दी मर जाएंगे। ठीक है, तो इसके अपोजिट हमारे यहाँ का भालू है, कम बाल होते हैं, काले होते हैं, ताकि वो अपने यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके।
आया समझ में। फिर हम कह रहे हैं इसे हम जीवों की संख्या तथा प्रकार भी कहते हैं, जो विविधता होती है। जैसे हम देखें कि जो बंगाल का टाइगर है वो अलग है, या हम कहें कि यहाँ के रैबिट और बाहर के जो रैबिट हैं उनमें डिफरेंस आ रहा है। तो ये विविधता कैसे आती है? हमारे एनवायरमेंट के हिसाब से, हमारा जो जेनेटिक है यानी आनुवंशिकता के हिसाब से जो हमें परिवर्तन आते हैं, यही क्या होती है? जैव विविधता को प्रदर्शित करती है, जैसे स्पीशीज ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, ये सब भी हम देख सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे केरला के लोग जो है वो हमसे अलग है ना, होते कि नहीं होते, उनमें अलग ही एक स्मार्टनेस होती है उनके माइंड से या उनके कार्य करने के तरीके से, जबकि हमारा जो यहाँ का कार्य तरीका है वो अलग है। आया समझ में विविधता कैसे कही हमने। फिर हम देख रहे हैं जीवों की आकृति, प्रकार आदि के आधार पे हम उनको बांट रहे हैं, या उनके आकार, प्रकार, वातावरण के आधार पर अलग अलग समूह में हम उनको वर्गीकृत कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वर्गीकरण कहलाएगा। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है, अभी हम बात करेंगे। वर्गीकरण की जो खोज की है वो की है कैरोलस लीनियस ने। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत कॉमन है कि जो हमारे वर्गीकरण है उसकी खोज किसने की? वो की है हमारे कैरोलस लीनियस ने। सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी ये एक उनकी बुक है, सिस्टेमा नेचुरी। देखो नाम याद करना, जैसे आप भूल जाओगे कि कौन सी किताब में लिखा था उन्होंने, है ना, वर्गीकरण के बारे में, तो बहुत इजी है। कौन सा ट्रिक है मैं बताती हूँ आपको। देखो सिस्टमा यानी कि सिस्टम यानी कि एक तंत्र, है ना, और नेचुरी यानी कि नेचुरल यानी कि जो वातावरण से रिलेटेड हो। यदि हम वातावरण की चीजों को एक तंत्र में समाहित कर दे यानी कि एक सिस्टम में ला दें, कि भाई जो बड़े बड़े जो जानवर है वो एक तरफ, छोटे छोटे जानवर एक तरफ है, या फिर हम बोले कि जो लंबे पेड़ है वो एक तरफ है, छोटे पेड़ एक तरफ है, या हम बोले जो औषधीय जो पादप है वो अलग हो गए, या जो नॉर्मल पादप अलग हो गए, जैसे सब्जी कुल अलग हो गया, है ना, फ्रूट का जो प्लांट्स होते हैं वो अलग हो गए, तो हमने वर्गीकृत किया ना। तो ऐसे ही जो सबसे पहले कैरोलस लीनियस नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने जीवों को वर्गीकृत किया, पादपों को वर्गीकृत किया, और उन्होंने सिस्टेमा नेचुरा नाम की एक पुस्तक में इसका वर्गीकरण किया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि वर्गीकरण के वर्गीकरण के जनक कौन है, तो आप बोलोगे कैरोलस लीनियस, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, तो कैरोलस लीनियस। या फिर आपसे पूछा जाए सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक में वर्गीकरण को किसने बताया, तो आप बोलोगे कैरोलस लीनियस ने। आए तीनों आंसर समझ में। फिर हम देखेंगे इन्होंने क्या किया, जीवों को संरचनात्मक व क्रियात्मक। आपसे पूछा जा सकता है कि कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण के क्या आधार रखे, है ना, तो वर्गीकरण के क्या आधार रखे? उनकी संरचना, उनका शेप, उनका स्ट्रक्चर देख करके, या उनकी क्रियात्मक, किस तरीके का फंक्शन वो करते हैं, किस तरह की क्रियाएं वो करती हैं, उस आधार पे किया। समानताओं और विभिन्नताओं पे, और किस तरीके से वो समान है और किस तरीके से वो विभिन्न है, इस आधार पर जो कैरोलस लीनियस थे उन्होंने जीवों का वर्गीकरण किया। आया समझ में। फिर देखो कैरोलस लीनियस ने जीव जगत को मुख्यतः दो भागों में बांटा। आपसे पूछा जा सकता है जो कैरोलस लीनियस थे उन्होंने जीव जगत को दो भागों में किस तरीके से बांटा, तो हम बोलेंगे एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत, या फिर प्लांट किंगडम पादप जगत। इसी को हम द्विजीव जगत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विजीव जगत। दो जीव आ गए ना, देखो द्वि यानी कि दो, है ना, दो क्या आ रहे हैं? जीव आ रहे हैं। कौन कौन से? एक आ रहे हैं एनिमल और एक आ रहा है प्लांट। अब इनको दो जगत में कैसे बांटा? उनकी क्रियात्मक और संरचनात्मक प्रक्रियाओं के हिसाब से जो कैरोलस लीनियस थे इनको दो भागों में विभाजित किया। फिर ये कैसे हो सकते हैं? एक कोशिकीय हो सकते हैं या फिर बहुकोशिकीय भी ये हो सकते हैं। आया समझ में। अब हम देखेंगे वर्गीकरण की एक ऐसी युक्ति एवं प्रक्रिया जिसमें हम जीवों को सरलता से वर्गीकृत कर सकते हैं, वर्गीकरण कहलाता है। आपसे सीधा डेफिनेशन पूछा जा सकता है वर्गीकरण क्या है ना। फिर देखो बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है वर्गीकरण क्या है ना। वर्गीकरण के जनक कौन थे, कौन सी किताब में, कौन सी पुस्तक में इन्होंने इसका विवरण दिया,
और द्विपदनाम जाति किसने दी, या हम बोले द्विजीव जगत किसने दिया, तो आप सीधा सीधा आंसर लिख सकते हैं। तो वर्गीकरण क्या है, एक ऐसी युक्ति है, प्रक्रिया है जिसमें हम जीवों को सरलता से वर्गीकृत कर सकते हैं। क्लियर हो गया। टैक्सा, टैक्सा यानी कि वर्गक। वर्गक क्या है, देखो बच्चों, जैसे कि हम बात करें हम बोलते हैं हाथी, ठीक है, हाथियों का समूह है, तो एक हाथी क्या है, उसकी एक इकाई है, यानी कि एक टैक्सा है, एक वर्गक है। तभी तो हम कर पा रहे हैं ना, जैसे हाथियों का झुंड जा रहा है तो उसका एक हाथी क्या है, सभी समूह को बता रहा है। यदि उसमें बहुत सारे जानवर है तो आप क्या उसको अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो हमें किसी भी चीज को वर्गीकृत करने के लिए उसकी एक इकाई की जरूरत पड़ेगी, और उस जाति की जो एक इकाई होगी वो क्या कहलाएगी, वर्गक कहलाएगी। आया समझ में, क्या बोला मैंने, जीव विज्ञान के जो वर्गीकरण के क्षेत्र में क्या हुआ, जीवों की जातियों के ऐसे समूह को कहा जाता है। देखो मैंने क्या बोला, जो जीवों की जाति है उसके समूह को ऐसा कहा जाता है जिसमें किसी एक वर्गकर्ता के मत की एक इकाई हो, यानी शेर का समूह होगा तो शेर एक इकाई, चूहा होगा तो चूहा एक इकाई, चीता होगा तो चीता एक इकाई। आया समझ में, यानी कि हम उसकी एक इकाई के बारे में, उसके पूरे समूह के बारे में बता सकते हैं, है ना। यानी जिसकी सदस्य जातियां एक दूसरे को कोई मेल या संबंध रखती हो। कुत्ता है जैसे, तो कुत्ता अपनी जाति से संबंध रखेगा, शेर है शेर अपनी जाति से रखेगा, चींटियां है तो चींटियां अपनी जाति से संबंध रखेगी। आया समझ में कि हम वर्गक कब बोल रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2 नंबर का क्वेश्चन या 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्गक क्या है एक्सप्लेन करो, ठीक है। अब हम देखेंगे जो टैक्सोन है, ग्रुप ऑफ वन मोर, देखो ग्रुप ऑफ वन और मोर पॉपुलेशन, एक या अधिक जातियां हो सकती है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज वन यूनिट, और क्या हो रहा है, उसकी एक इकाई को हम प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। फिर नाम पद्धति, नाम पद्धति क्या है, प्रत्येक जीव का एक जनक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से जाना जाता है, और यही प्रक्रिया नाम पद्धति कहलाती है। अब जैसा कि मेरा नाम है निशा साल्वी, है ना, आपका नाम सुरेश हो सकता है, रमेश हो सकता है, सीता हो सकता है, गीता हो सकता है, तो आपको नाम से पहचाना जा रहा है ना, हाँ है ना। लेकिन क्या होता है कि हम एक नाम रखते हैं, क्यों, जैसे कि नीम है, नीम का हमने वैज्ञानिक नाम रखा, या आम है, आम का मैंने बोला मैंजीफेरा इंडिका है, तो ये मैंजीफेरा इंडिका है ना, पूरे विश्व में व्यापक होगा, यानी पूरे विश्व में आम को मैंजीफेरा इंडिका के नाम से जाना जाएगा। अब इस आम को आप कुछ भी क्षेत्र के हिसाब से कुछ भी बोलो, लेकिन यदि हम पूरे विश्व के बारे में बात करें तो उस आम का नाम क्या होगा, मैंजीफेरा इंडिका। आया समझ में, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, इस पर्टिकुलर जीव को एक साइंटिफिक नेम दे रहे हैं, एक वैज्ञानिक नाम दे रहे हैं, जिससे उसको पूरे विश्व में पहचाना जा सके। इसी के साथ में पहचानना, आप पहचानेंगे कैसे, उसके कैरेक्टर के हिसाब से या उसकी क्वालिटी के हिसाब से, है ना। पहचानना, नाम जिस जीव का है ना, मतलब जिस जीव का हमने नाम रखा है उसको ये जानने की प्रक्रिया। भाई नाम से जानोगे ना आप उसको, और उसके काम से भी जानोगे, तो उसको पहचान रहे हो आप, उसको क्या कर रहे हो, वर्गीकृत कर रहे हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इजी सा। क्या होगा, हमने एक बॉक्स लिया, बॉक्स में मैंने ब्लू कलर की बॉल, ब्लैक कलर की बॉल, रेड कलर की बॉल, ऑरेंज कलर की बॉल मिक्स कर दी। अब मैंने बोला आप में से कोई एक आ जाओ, जैसे सुरेश आ गया, है ना, सुरेश आया और उसने बॉल ढूंढने में आधे घंटा लगा दिया। मैंने उसको बोला था कि 2 रेड बॉल लिया, अब उसने क्या किया, पूरा बॉक्स उठाया, बॉल ढूंढ रहा था, और जो रेड कलर की जो बॉलें थी वो बहुत नीचे थी। आया समझ में। अब मैंने क्या किया, दोनों बॉक्स में जो सारी बॉल्स थी उसको अलग अलग बॉक्स में मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। रेड बॉल हो गई, एक में ब्लू हो गई, एक में ब्लैक हो गई, और एक में ऑरेंज हो गई। अब मैंने आप में से ही क्या बोला, मनीषा को बोला कि आओ मनीषा और मेरे लिए एक ब्लैक कलर की बॉल। मनीषा गई और यूं जाकर के यूं आ गई, क्यों, क्योंकि मैंने बॉक्स में बॉल्स को वर्गीकृत कर दिया। आया समझ में। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पहचान लिया उसके कलर के द्वारा, उसके नाम के द्वारा और उसके वर्गीकरण के द्वारा, ठीक है। फिर ICBN, देखो कुछ क्या होते हैं, हम कुछ कोड रखते हैं, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में कोड होता है, या फिर जैसे आप
जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो आपको एक बैच दिया जाता है ना, बैच आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है। आइडेंटिटी कार्ड पे आपकी एक आइडेंटिटी कोड भी होता है कि इस कोड का ये वाला बच्चा है ना। तो कोड देना बहुत जरूरी है। तो अब जो पादप वर्ग है या फिर हम बोले जो जंतु समूह है उसके लिए कुछ कोड बनाए गए। तो उसमें क्या बोला हमने, ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि जब हम पादप के संदर्भ में कोई कोड देंगे तो ये जो संस्था है जो इंटरनेशनल लेवल पे है, इंटरनेशनल, ठीक है, IC यानी कि कोड, ऑफ B यानी कि बॉटनिकल, और N यानी नॉमेनक्लेचर। इसी तरीके से जब हम जंतुओं के संदर्भ में देखेंगे तो ICBN प्रक्रिया में पौधों का हो गया, और ICZN में क्या होगा, ज़ूलॉजिकल, इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। आया समझ में। इनमें सभी जीव जंतु जो है, जानवरों का वैज्ञानिक नामकरण किया जाता है, यानी कि उनको एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है, और प्रत्येक नाम के 2 घटक होते हैं। जो प्रत्येक नाम है, जैसा कि मैंने आम का एग्जाम्पल लिया था, मैंजीफेरा इंडिका, तो आम का नाम क्या है, एग्जाम्पल दिया है, 2 घटक है। अब ये 2 घटक क्या है कि जो वंश नाम है, आप किसी भी पीढ़ी से संबंध रखते हैं, जिस पीढ़ी से आप संबंध रख रहे हैं वो हो गया आपका मैंजीफेरा। और जाति संकेत पद, आपकी जाति चिन्ह क्या है, यानी कि 2 भाग में बांटा हमने आम को। पहले उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या दिया हमने, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका में अब हमने 2 घटक लिए। मैंजीफेरा क्या, कि आप किस पीढ़ी से संबंध रखते हैं, यानी कि आपका वंश क्या है। दूसरा हमने देखा जाति संकेत चिन्ह, यानी कि आप किस जाति से बिलोंग करते हो, तो उसमें हमने क्या देखा, इंडिका। जैसे कि हमने बोला सुरेश शर्मा, तो सुरेश क्या है, उसका हमने वंश नाम रख दिया, और जाति संकेत चिन्ह क्या है, शर्मा हो गया, है ना। आया समझ में। अब जो ये कैरोलस लीनियस है हमारे वैज्ञानिक, जिन्होंने वर्गीकरण दिया है ना, और इन्होंने क्या दी थी, द्विपद नाम जाति पद्धति दी थी, जिसमें 2 नाम के 2 घटक होते थे, और ये क्या है, कैरोलस लीनियस ने दिया। और यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं मैंजीफेरा इंडिका, जो कि आम का वैज्ञानिक नामकरण है, ठीक है। फिर हम ये देख लिया हमने, जो मैंजीफेरा है वो वंश नाम है, और इंडिका क्या है, उसकी स्पीशीज को डिनोट कर रहा है या जाति संकेत को बता रहा है। अब है नाम की पद्धति के सार्वजनिक नियम। नाम पद्धति के सार्वजनिक नियम क्या है, तो इनको करने से पहले हमें क्या देखना होगा, जो जैविक नाम है वो प्राय लैटिन भाषा में लिखते हैं, यानी कि जो लैटिन हमने जो जैविक नाम दिए वो कैसे दिए, लैटिन भाषा दिए, हमने लैटिनीकरण किया। अब इसमें क्या होगा कि जो भी हम शब्द लिखेंगे उनको तिरछे लिखेंगे, तिरछे यानी कि इटैलिक जिसको हम बोलते हैं ना। तो एक तो एम ऐसा होता है सीधा, और एक एम को मैं इस तरीके से लिखूंगी, ठीक है। तो ये एम जो है ये वैसे सही है, लेकिन यदि मैं क्या कर रही हूँ, नामकरण पद्धति देख रही हूँ, तो उस दौरान क्या होगा, मुझे एम को इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्हें तिरछे लिखते हैं, और इनको लैटिनीकरण कहते हैं, क्यों, क्योंकि लैटिन भाषा में दिखते हैं अपन। और जैविक नाम का जो पहला शब्द है, यानी कि वंश नाम, है ना, जैविक नाम का जो पहला शब्द है वो क्या होता है, उसका वंश नाम, जैसे कि मैंजीफेरा। आया समझ में। और जो दूसरा नाम होता है वो जाति संकेत का होता है, जैसे कि इंडिका। अब जब जैविक नाम को हाथ से लिखते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, अलग अलग रेखांकित करते हैं या उनकी छपाई को अलग से लिखते हैं। वंश का नाम में पहला अक्षर, देखो क्या बोला है मैंने, जो वंश का नाम है, यानी कि हमने बोला मैंजीफेरा का, है ना, तो मैंने तिरछा लिखा है, और वंश का पहला अक्षर क्या लिखा है, बड़ा लिखा है, कैपिटल लिखा है। और जाति संकेत का पहला अक्षर छोटा, यानी कि जब मैं इंडिका लिखूंगी तो मेरा क्या आएगा, छोटा आएगा और तिरछा आएगा, इस तरीके से। क्लियर हो गई चीज। अब हम देखेंगे जैविक नाम के अंत में जाति संकेत के बाद में क्या हो रहा है, कि यदि आप कोई जाति संकेत देख रहे हो तो उसके बाद में, जैसे कैरोलस लीनियस ने मैंजीफेरा इंडिका दिया, तो उनके जो लास्ट में है वो लीनियस आएगा, तो हम बोल सकते हैं मैंजीफेरा इंडिका लीन। आया, वैज्ञानिक का नाम उसके अंत में आएगा, जो हम जाति संकेत चिन्ह देखते हैं उसके जस्ट बाद में। अब स्पेशल नोट क्या है, विशेषीकरण यानी स्पेसिफिक, पहचान यानी इसको आइडेंटिफिकेशन करना, वर्गीकरण करना। क्या हो रहा है कि अपन वर्गीकरण कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, उसको हम देख रहे हैं, पहचान रहे हैं। विशेषीकरण यानी उसकी स्पेशल क्वालिटी के हिसाब से,
तो ये किसके आधार है? वर्गीकी के आधार है। और वर्गीकी क्या है? वर्गीकरण विज्ञान है। तो इस तरीके से आज हमने क्या देखा? जीव जगत का पहला भाग देखा। इसमें हमने देखा जीव क्या है, उसके अभिलाक्षिक गुण क्या है, उसी के साथ हमने देखा कि जो वर्गीकरण है वो क्या है, विविधता किसे कहते हैं, कैरोलस लीनियस ने अपना किस तरीके से योगदान दिया, कौन सी बुक लिखी, किस तरीके से द्विपदनाम जाति का वो बताया, इसी तरीके से वर्गीकरण के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, और इसी के साथ में जब हमें नामकरण करना हो तो क्या क्या रूल्स हमको फॉलो करने होते हैं। आई होप कि आपको ये चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जो इंटरेस्टिंग सी चीज या जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो भी आपको समझ में आए होंगे। इसी के साथ में एक छोटा सा कार्य आपके लिए भी है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि वर्गीकरण किसे कहते हैं। लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में कि वर्गीकरण किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि जो हमारे वर्गीकरण है उसके जनक कौन है। ठीक है, क्लासिफिकेशन या फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कौन थे, उनका नेम बताना है आपको। किस पुस्तक में कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण को बताया, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, 3 क्वेश्चन है हमारे, आपको समझ में आ गए, लिख लिया आपने। आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे अपन नए पार्ट के साथ में। धन्यवाद।